Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started a new series of class 11 Microeconomics. इस सीरीज में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। नाउ, कंज्यूमर कौन होता है? वी ऑल नो, हर वो इंसान जो किसी भी चीज या सर्विस को यूज करता है अपनी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो कंज्यूमर है। जैसे अगर मुझे भूख लगी है और मैं पिज्जा खरीद के खा लूं, तो मैं कौन हो जाऊंगी? कंज्यूमर, क्योंकि मैंने पिज्जा एक चीज का यूज किया अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे अगर आपको कोई लेक्चर कंप्लीट करना है, चैप्टर पढ़ना है, तो आप यूट्यूब की सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, तो आप ये सर्विस यूज कर रहे हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। देन अगेन व्हाट यू आर? अ कंज्यूमर। हु यू आर? अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है? हर वो इंसान जो चीज या सर्विस को यूज करे अपनी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए। नाउ द सेकंड पॉइंट इज यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। तो आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं उसके अंदर कुछ पावर होती है। और कैसी पावर? आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर, और उसी पावर को हम कहते हैं यूटिलिटी। जैसे अगर मुझे चीजें एक्सप्लेन करनी है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए पेन मेरी हेल्प करेगा। तो मतलब पेन में वो पावर है कि वो मेरी वांट, लिखने की वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी यूटिलिटी। तो अगर मुझे भूख लगी है, तो पिज्जा में वो पावर है कि वो मेरी वांट सेटिस्फाई करे, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी यूटिलिटी। जैसे इस लैपटॉप के थ्रू मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, फोन के थ्रू मैं चैटिंग कर सकती हूँ, रील्स देख सकती हूँ। तो ये सारी चीजें करने में ये चीजें मेरी हेल्प कर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी यूटिलिटी, यूजफुलनेस, या फिर वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। नाउ, अगर इनकी कुछ यूटिलिटी है, तो उसे मेजर किया जाना चाहिए, मतलब उसका मेजरमेंट भी होगा। और उसका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो यूटिलिटी के मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो इकोनॉमिस्ट हैं, और दोनों के अपने अपने तरीके हैं। तो इकोनॉमिस्ट में पहले इकोनॉमिस्ट का नाम आता है हमारा मार्शल, और दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं हिक्स। अब मार्शल का ऐसा कहना था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो किसी भी चीज से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन नंबर्स। जबकि हिक्स ऐसा नहीं मानते। हिक्स बोलते हैं कि देखो, यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन को कोई भी नंबर्स में मेजर नहीं कर सकता, मैक्सिमम आप उसकी रैंकिंग लगा सकते हो। मतलब आप सिर्फ ये बता सकते हो कि किससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, किससे कम मिला, पर कितना सेटिस्फेक्शन मिला इसे आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ऐसा हिक्स का कहना था। जबकि मार्शल कहता था कि ये नंबर्स में मेजर हो सकता है, और अगर ये नंबर में मेजर हो सकता है तो इसके कोई यूनिट होनी चाहिए। तो हर वो चीज जो कि नंबर में मेजर होती है उसकी यूनिट होती है ना। जैसे वेट किलोग्राम में होता है, जैसे कि मिल्क लीटर में होता है, जैसे कि आप क्या कोई लेंथ मीटर में होती है। तो ये क्या है? हर एक चीज की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। मनी रुपीस में होती है, डॉलर में होता है, यूरो में होता है, हर एक चीज की यूनिट है। तो वैसे अगर यूटिलिटी नंबर से मेजर की जा सकती है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो मार्शल कहते हैं कि इसकी यूनिट होगी यूटिल्स। दैट्स इट। अब मार्शल की इसी अप्रोच को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, जबकि हिक्स की अप्रोच को हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल और ऑर्डिनल, और सीधी सी बात है, इसमें से ज्यादा अच्छी कौन सी होगी? ऑर्डिनल। क्योंकि कार्डिनल पहले आई, वो फेल हो गई, फिर क्या आया? ऑर्डिनल। पर हम दोनों पढ़ते हैं ताकि हमें कंपेरिजन पता चल सके। सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे आपको एक चॉकलेट खिलाऊं और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये अच्छा लगा, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको अच्छा लगा और मैं आपसे पूछूं कितना अच्छा लगा, तो क्या आप नंबर से बता सकते हो कि 20 अच्छा लगा, 25 अच्छा लगा, 30 अच्छा लगा? नहीं बता सकते। तो आप कभी भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में नहीं बता सकता, बट मार्शल ने कहा था कि बता सकता है। तो उसकी एक अप्रोच आई कार्डिनल। फिर हिक्स ने उसे इनकार किया, उसे मना किया कि ये पॉसिबल नहीं है। और फिर उसने क्या दी? अपनी अप्रोच रैंकिंग वाली, जिसमें अगर मैं आपको दो, एक आइसक्रीम खिलाऊं और एक चॉकलेट खिलाऊं, तो आपको ये, आप ये बता सकते हो कि इसमें से आपको ज्यादा क्या पसंद आया, कम क्या पसंद आया, रैंकिंग दे सकते हो। बट कितना पसंद आया आप ये नहीं बता सकते अकॉर्डिंग टू द टिक्स। वापस आते हैं, तो अगेन मेजरमेंट में मार्शल थे जिनका ये मानना था कि यूटिलिटी को आप नंबर से मेजर कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और उनकी इसी अप्रोच को हम कहते हैं क्या? कार्डिनल अप्रोच। ओके। और क्योंकि अब इसकी कार्डिनल अप्रोच में नंबर्स हैं,
तो इसकी एक यूनिट भी होगी और वो यूनिट क्या है, यूटिल्स। जबकि हिग्स ने ऐसा नहीं कहा था। हिग्स ने कहा था कि सेटिस्फेक्शन को सिर्फ रैंक दिया जा सकता है, नंबर से मेजर नहीं हो सकता है, और रैंकिंग की तो यूनिट हो नहीं सकती, तो यूनिट तो उन्होंने दी नहीं। और इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इस चैप्टर में हम सिर्फ मार्शल को फोकस करेंगे और मार्शल की कार्डिनल यूटिलिटी को ही फोकस करेंगे। इसके बाद हमारा जो फोर्थ चैप्टर आएगा उसमें हम हिग्स की ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी ये आगे का पूरा चैप्टर कार्डिनल के को ही डेडिकेटेड रहेगा। नाउ कार्डिनल में जो मार्शल उन्होंने दो और कॉन्सेप्ट दिए थे, एक था टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल और मार्जिनल का क्या डिफरेंस होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है द टोटल सेटिस्फेक्शन derived from the consumption of all the given units of a particular commodity। तो कोई भी कमोडिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो समोसा है, तो मान लीजिए समोसे के जितने यूनिट्स गिवन थे वो सारे खाने के बाद जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। तो अगर मेरे सामने एक प्लेट में 5 समोसे थे और मैं पांचों खा गई, तो 5 समोसे पूरे खाने के बाद जो मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन मिला होगा, दैट इज माई टोटल यूटिलिटी। पर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो अगर मैंने 500 समोसे खा लिए और उसमें से टोटल मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, फॉर एग्जाम्पल 200 यूटिल्स, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर मैं एक और समोसा खा लूँ, 6th यूनिट खा लूँ, और 6th से मुझे एक्स्ट्रा जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 40 मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो ये 40 क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक और यूनिट खाने के बाद जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास यूनिट्स गिवन है 1 2 3 4 और ये 5। आपने जब पहला समोसा खाया, फॉर एग्जाम्पल ये समोसा है, तो पहला अगर आपने समोसा खाया तो उसे सेटिस्फेक्शन मिला 100, तो टोटल भी कितना हो गया 100, और अभी एक ही खाया है तो मार्जिनल भी कितना हो जाएगा 100। आपने जब 2 समोसे खा लिए तो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल चुका है अब 190, 2 खाने के बाद 190, और एक खाने के बाद ऑलरेडी कितना मिल चुका था 100। तो 2 खाने के बाद 190 और एक खाने के बाद 100 मिल चुका था, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला 90। वैसे ही तीसरा समोसा खाने के बाद अगर आपको टोटल सेटिस्फेक्शन 270 का मिला है, 3 खाने के बाद 270 और 2 खाने के बाद ऑलरेडी आपको 190 मिल चुका था, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला, तो आपको एक्स्ट्रा मिला 80। 270 में से माइनस कर देंगे 190। देन 4 समोसा खाने के बाद टोटल आपको 340 का सेटिस्फेक्शन मिला, जबकि 3 खाने के बाद 270 मिलता था, तो एक्स्ट्रा कितना मिला यहाँ पे आपको 70। और फिर 5 खाने के बाद अगर 400 मिले तो एक्स्ट्रा कितना मिला और 60। तो ये हो जाएगा मार्जिनल। नाउ मार्जिनल निकला कैसे? मार्जिनल का फॉर्मूला हो गया था TUN माइनस TUN माइनस 1। अब इसमें TU तो पता है टोटल यूटिलिटी, पर N क्या है, यूनिट। तो अगर मान लो अगर मुझे निकालना है कि थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, तो थर्ड यूनिट का निकालने के लिए मैं MU का फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, TU3 माइनस TU3 माइनस 1। तो टोटल यूटिलिटी जो कि थर्ड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पे कितनी है 270, 270 में से माइनस करूंगी TU3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो TU जो कि सेकंड पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे कितना था 190, तो माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा इसमें से, 270 में से 190 गया 80, तो ये 80 क्या हो जाएगा मार्जिनल। तो ये 80 निकलेगा यहाँ का आंसर। तो अगर मुझे किसी भी प्लेस का MU निकालना है तो उस प्लेस की TU में से उसके पहले वाले TU को माइनस कर दूंगी तो MU आ जाएगा। तो मुझे फिफ्थ का निकालना है तो फिफ्थ वाले TU में से इसके पहले वाले 340 को माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा MU। इसको आप एक और बार ट्राई भी करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी लास्ट में, तो आप ये निकालने का डिराइव करने का ट्राई करेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो ये MU होता है उस MU में एक लॉ काम करता है, उस लॉ का नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो MU देखिए पहले 100 था, फिर 90, फिर 80, 70, 60। तो जो MU है वो हमेशा डिक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर एक लॉ काम कर रहा है, जिस लॉ का नाम क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये लॉ कहता है, पहले आप डेफिनेशन सुनिएगा, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसकी डेफिनेशन है कि एज यू कंज्यूम more and more units of a particular commodity, the satisfaction derived from each successive unit
कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, मतलब कि जब आप किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं तो हर यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी बहुत तेज धूप से अंदर आई हूँ, बहुत तेज मुझे प्यास लग रही है और अभी मुझे कोई अगर एक ग्लास दे दे कोल्ड ड्रिंक का, तो उसमें से मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर एक गिलास खत्म करने के बाद कोई मुझे तुरंत दूसरा ग्लास दे, तो मैं जब उसको कंज्यूम करूंगी तो उससे सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, पर पहले वाले जितना नहीं मिलेगा। उसके कंपैरिजन में सेटिस्फेक्शन मेरा कम हो जाएगा। अब मैंने 2 ग्लास पी लिए हैं, तुरंत उसके बाद कोई मुझे तीसरा ग्लास दे, तो अब जो तीसरे से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पहले 2 के कंपैरिजन में कम रहेगा। और फिर तुरंत कोई चौथा दे तो उससे सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा। ऐसा करते करते क्या होगा, अब आप सिर्फ इस वाले ग्राफ को फोकस करें, एमयू। पहले एमयू क्या था, सबसे मैक्सिमम। फिर जब आपने एक और कंज्यूम किया तो एमयू कम हो गया, एक और कंज्यूम किया तो सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, फिर एक और कंज्यूम किया तो सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे अगर मान लो अगर मैंने 4 ग्लास ऑलरेडी पी लिए हैं, अब अगर कोई मुझे 5वां ग्लास ऑफर करे, तो अब मेरा सेटिस्फेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे और नहीं चाहिए। जहां पे मुझे अब मजा नहीं आ रहा है और पीकर, अब मेरा बस हो गया है। उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। तो जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जीरो हो जाए, जब आप इतना खा चुके हो कि अब आपका पेट भर चुका है, अब आपको और नहीं चाहिए, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानी, जबरदस्ती मुझे पिलाए जा रहे हैं, नहीं पीना पड़ेगा पीना पड़ेगा, तो अब हर एक यूनिट से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं, डिससेटिस्फेक्शन होगा। अगर पेट भरने के बाद में और ज्यादा पीते जाऊं तो मेरा पेट दुखने लगेगा, मुझे अब इससे प्रॉब्लम होने लगेगी। उसे कहते हैं, जो एमयू है वो नेगेटिव हो गया है या फिर डिससेटिस्फेक्शन मिलने लगा है। ओके, नाउ सटाइटी के पॉइंट का यूज क्या होता है। सटाइटी के पॉइंट का यूज है कि अगर आपकी कमोडिटी की कोई प्राइस नहीं है, अगर उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री है। जैसे अगर आप किसी की शादी में गए हैं या फिर किसी के रिसेप्शन में गए हैं, तो आप कब तक कंज्यूम करेंगे, जब तक आपका पॉइंट ऑफ सटाइटी नहीं आ जाता, जब तक ऐसा नहीं हो जाता कि पूरा पेट भर चुका है या बिल्कुल जगह नहीं है जाने की, तब तक हम खाते हैं। जबकि अगर पैसा लग रहा हो तो, पिज्जा पैसा लग रहा होगा तो हम पैसे के हिसाब से खाएंगे। जैसे अगर मुझे पिज्जा खाना है, तो अगर मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है तो मैं 100 रुपए का पिज्जा ले लूंगी एक। अब मुझे अगर और खाने का मन करेगा भी तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि पैसे नहीं है। अब मुझे इसमें पैसों को भी मैं इंक्लूड करूंगी कि उतना मेरे पास पैसा है या नहीं है, और अगर पैसा होगा भी तो वर्थ इट है या नहीं कि मैं एक और ले लूं, तो मैं दोबारा नहीं लूंगी। लेकिन अगर शादी है, फ्री में मिल रहा है, तो मैं कब तक खाऊंगी, पॉइंट ऑफ सटाइटी। ओके, अब ये एमयू क्या होता है, डिक्रीज होता है, एक पॉइंट पे वो जीरो भी हो जाता है, और उसके बाद भी अगर ना रोका जाए तो वो नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन देखो टीयू ऐसा नहीं होता। जब एमयू डिक्रीज हो रहा है तो टीयू डिक्रीज नहीं हो रहा, टीयू बढ़ता जा रहा है। ओके, इसको हम एक अलग शेड्यूल से समझते हैं। अच्छा, शेड्यूल क्या होता है, जब भी दो चीजों को हम टेबल के फॉर्म से समझते हैं तो उसे हम शेड्यूल कहेंगे। तो अगर मैं एमयू और टीयू का टेबल बना रही हूँ, तो इसे कहेंगे शेड्यूल ऑफ टीयू एंड एमयू। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को शेड्यूल कहते हैं, जबकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कर्व कहते हैं। ओके, ये हमारी टेबल है। यहाँ पे एक साइड पे हमारी टीयू है और यहाँ पे हमारा एमयू है। अब अगर मान लो कि पहले मेरा एमयू था फॉर एग्जाम्पल 50, या फॉर एग्जाम्पल ये था मेरा 100। 100 के बाद मैंने जब एक और खाया तो वो हो गया 80, उसके बाद वो हो गया 50, इसके बाद वो हो गया फॉर एग्जाम्पल 10, उसके बाद वो हो गया 0, और फिर वो हो गया -5। अब जब तक एमयू पॉजिटिव है, जब आपका एमयू 100 था, तो टोटल भी कितना था, 100। अब आपने एक और खाया तो एडिशनल आपको 80 और मिला, तो टोटल कितना हो गया, 100 पहले से मिला, 80 दूसरे से मिला, टोटल कितना हो गया, 180। अब 2 खाने के बाद 180 मिल चुका है, तीसरा खाने के बाद 50 और मिला, तो ये क्या हो जाएगा, 230। 3 खाने के बाद 230 मिल चुका है अगर, और 10 मुझे और मिला तो 240। अब 4 खाने के बाद 240 मिल गया है, 5वां खाया तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो अभी भी कितना हो जाएगा, 240 प्लस 0 240। अब 5 खाने के बाद 240 मिल गया है, एक एक्स्ट्रा खाया तो -5। अब -5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 235। ओके, अब आप इसको ऑब्जर्व करो, तो जब तक एमयू पॉजिटिव था तब तक टीयू जो था वो इंक्रीज हो रहा था। जब एमयू 0 हो गया तो टीयू कांस्टेंट हो गया और अपने मैक्सिमम पे है। मैक्सिमम मतलब 240 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये अपने मैक्सिमम पीक पर है। और इसके बाद जब एमयू नेगेटिव हो गया तो टीयू गिरना शुरू हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर आए,
तो यहाँ पे देखिए जब तक mu पॉजिटिव है तब तक tu क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही mu अपना 0 हुआ तो tu अपने मैक्सिमम पे है और कांस्टेंट है। इसके बाद जब mu नेगेटिव हो जाएगा तो tu विल स्टार्ट फॉलिंग, ये गिरने लग जाएगा। तो ये होता है tu का कर्व जो कि mu पर डिपेंड करता है। तो इसके रिलेशनशिप में आपने 3 रिलेशनशिप देखे और भी 2 और होंगे। पहला रिलेशन आपने क्या देखा कि जब तक mu पॉजिटिव है tu इंक्रीज होता है, जब mu 0 हो गया है तो tu कांस्टेंट होगा और अपने मैक्सिमम पे होगा, और जब आपका mu नेगेटिव हो जाएगा तब आपका tu डिक्रीज होने लग जाएगा। ये तो 3 थे। इसके अलावा चौथा हो जाएगा कि जो tu होता है दैट इज सम ऑफ mu। tu निकलता कैसे है, mu को सम करते करते निकलता है। जैसे अभी हमने देखा था ये, तो यहाँ पर हमने tu कैसे निकाला, mu को ऐड करते करते, पहले 100 था, फिर 100 प्लस 80, फिर 100 प्लस 80 प्लस 50, फिर ये जो आया, फिर इसमें प्लस 10 और किया, फिर प्लस 0 किया, फिर माइनस 5 किया। तो ये क्या है आपका, जो आपका tu होता है दैट इज अ सम ऑफ mu। एंड लास्ट, जब tu इंक्रीज भी होता है तो उसके इंक्रीज होने का रेट जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है। इसका मतलब क्या है, tu ऑलवेज इंक्रीजेज विद द डिक्रीजिंग रेट। और डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है, अगेन इस पे आते हैं। डिक्रीजिंग रेट का मतलब ये है कि पहले जो tu बढ़ा था वो कितने से बढ़ा था, 100 से, फिर 80 से बढ़ा, फिर अगेन बढ़ा पर अब 50 से बढ़ा, देन फिर से बढ़ा पर 10 से बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है, हर बार बढ़ तो रहा है पर रेट उसका कम होता जा रहा है। पहले 100 से बढ़ा था, फिर 80 से बढ़ा, फिर 50 से बढ़ा, फिर 30 से बढ़ा। तो हर बार उसका जो इंक्रीज होने का रेट है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये आपके 5 रिलेशनशिप्स हो जाएंगे। और कर्व भी बनाना हो तो ये कर्व है। और अगर आपको एक ही कर्व में दोनों ग्राफ दिखाने हो या एक ही ग्राफ में दोनों कर्व दिखाने हो तो आप mu को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे ले आएंगे। अब जब तक ये मतलब ये जो नीचे आ रहा है पॉजिटिव ही है तो tu जो होगा वो इंक्रीज होगा। और tu स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से नहीं, वहीं से स्टार्ट होगा जहां से tu स्टार्ट हुआ था, mu स्टार्ट हुआ था। वाई, क्योंकि अगर आपने पहली कम्युनिटी खाई और उसमें से आपको 100 सेटिस्फेक्शन मिला तो mu भी 100 है और tu भी यहाँ पे कितना होगा, 100। और उसके बाद फिर जब तक, क्योंकि mu यहाँ पे पॉजिटिव ही है तो tu बढ़ता जाएगा। अगर mu यहाँ पे 0 को टच करता तो tu अपने मैक्सिमम पे होता और कांस्टेंट होता। इसके बाद अगर mu नेगेटिव जाता तो tu को यहाँ पे गिरा हुआ भी दिखाता। ओके, इनके बीच के रिलेशनशिप tu इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ mu। tu जब तक मतलब जब तक mu पॉजिटिव है तब तक tu इंक्रीज होगा, जब mu 0 है तो tu अपने कांस्टेंट और मैक्सिमम पे रहेगा, जब mu नेगेटिव है तो tu गिरना शुरू हो जाएगा। और डिक्रीजिंग mu जो हो वो डिक्रीज होता जा रहा है, इसकी वजह से tu इंक्रीज तो होता है बट विद डिक्रीजिंग रेट। और ये आपका एग्जाम्पल था समोसा, फिर से आप याद रख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने कवर कर लिया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, कि जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हुए कमोडिटी के, तो हर यूनिट से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। लेकिन ये वाला जो लॉ है वो तब तक ही अप्लाई होगा जब तक आपकी दो कंडीशंस या अजम्पशंस मैच कर रहे हैं। पहला अजम्पशन है कि ये जो कंजम्पशन होना चाहिए वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में होना चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा। तो अगर मैं चाय पी रही हूँ तो कप ऑफ टी होना चाहिए, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ तो ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, आइसक्रीम खा रही हूँ तो स्कूप ऑफ आइसक्रीम होना चाहिए। तभी मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो लॉ है वो काम करेगा। अगर मुझे किसी ने कोल्ड ड्रिंक दी है बट स्पून ऑफ कोल्ड ड्रिंक दी है तो उसमें ये लॉ काम नहीं करेगा। वाई, क्योंकि अगर मैंने पहली स्पून ली है कोल्ड ड्रिंक की तो हो सकता है कि मेरे गले को लगे ही ना हो, तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। हाँ, जब 2-3 बार मैं चम्मच ले लूंगी तो उसके बाद अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होना शुरू होगा। तो ये जो लॉ है वो तभी काम करता है जब आप स्टैंडर्ड यूनिट में चीजें कंज्यूम करते हैं। और दूसरा कि ये जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि एक के बाद एक ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने मुझे एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक आज दिया, फिर 1 महीने के बाद दिया, फिर 2 साल के बाद दिया, तो ये लॉ काम नहीं करेगा। मुझे एक ग्लास खत्म करने के बाद तुरंत दूसरा मिलना चाहिए, फिर दूसरा खत्म करूं तो तुरंत तीसरा तीसरा मिलना चाहिए। तो जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये लॉ काम करेगा, वरना सटाइटी आएगी नहीं ना। अगर मैंने एक ग्लास आज पिया और एक ग्लास में 3 साल के बाद पी रही तो मेरा कभी पेट भरेगा ही नहीं उससे। तो अगर ये कंजम्पशन कंटिन्यूअस होगा तभी मेरा ये लॉ काम करे। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे एक पॉइंट होता है सटाइटी,
कि अगर आपके पैसे नहीं लग रहे तो आप कब तक कंज्यूम करोगे, सटाइटी तक। वैसे दूसरा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम। अगर आपके पैसे लग रहे हैं तो आप कहाँ तक कंज्यूम करोगे, इक्विलिब्रियम तक। और इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर को अपने खर्चे से मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। तो उसने के पास जितनी इनकम थी, जितना उसने उसमें से खर्च किया, उसमें से उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वो इस पॉइंट से मूव नहीं करना चाहेगा, ना ही वो इससे ज्यादा, ना ही वो इससे कम एक्सपेंडिचर करना चाहेगा। तो अगर मैंने 40 रुपए खर्च किए और 40 रुपए से मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं ना 42, ना 38, ना इससे 2 रुपए कम, ना 2 रुपए ज्यादा अगर मैं खर्च करना नहीं चाह रही हूँ, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो आपने एक बात सुनी होगी कि यार ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, और फिर अगर उसने मुझे प्राइस बताया कि ये जो ड्रेस है वो 4,000 की है, फिर मैं बोलूंगी उतनी भी अच्छी नहीं है कि 4,000 देने पड़े। समझ आ रही है? जो चीजें होती है उसकी वैल्यू निकाली जाती है उसकी प्राइस से। और प्राइस का अगर मतलब हम चीजों को कंपेयर करते हैं कि प्राइस के कंपैरिजन में उतनी अच्छी है या नहीं। कई बार चीजें हमें उतनी पसंद नहीं होती हैं, बट ये ड्रेस है 200 रुपए की, तब आपको अच्छी लगने लगेगी कि ओ 200 रुपए में तो काफी अच्छी है। तो फिर ये क्या हो जाएगा कि हम प्राइस के कंपैरिजन में देखते हैं। तो अगर मैं किसी चीज के लिए 50 रुपए खर्च कर रही हूँ, तो मुझे उससे 50 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर 100 रुपए खर्च कर रही हूँ तो 100 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो जब 100 रुपए खर्च किए और 100 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मुझे मिल गया, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जितना पैसा लगाया उतना ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। अब इससे ना ज्यादा ना कम मैं कुछ कंज्यूम करना नहीं चाहती। नाउ, अब ये भी इक्विलिब्रियम के लिए कुछ असम्पशंस होते हैं। ये इक्विलिब्रियम वाला जो लॉ है या पॉइंट है वो तब तक काम करता है जब वो एक कंज्यूमर रैशनल हो। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है कि जिसे अपना हमेशा वो अपने वांट को सेटिस्फाई करने की या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेगा। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे बहुत रईस होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो ऐसे ही अपने पैसे उड़ाते रहते हैं। उसे हम नॉर्मल भाषा में बेवकूफ कहते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में इरेशनल कंज्यूमर। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो समझदार है, रैशनल कंज्यूमर है, जो कि हमेशा अपना जितना पैसा खर्च कर रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेगा, उसे अपने खर्चे में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। मतलब हम इसकी किसकी अप्रोच लेकर चल रहे हैं, मार्शल की कार्डिनल अप्रोच। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यूटिलिटी जो है वो नंबर से मेजर हो सकती है। देन तीसरा असम्पशन है कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। यहाँ पर जो कमोडिटीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो सिंगल या इंडिपेंडेंट कमोडिटी होनी चाहिए। अगर मुझे मैं पहली ग्लास कोल्ड ड्रिंक का मिला था तो दूसरा भी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का ही मिलेगा, तीसरा भी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि तीसरी बार मुझे कोल्ड ड्रिंक के साथ आइसक्रीम भी दे दी जाए। तो एक ही कमोडिटी को आप टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच बीच में कुछ और कॉम्बोस ऐड होते जा रहे हैं। सेम प्रोडक्ट रहेगा और एक ही रहेगा, आप उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर चौथा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट तो ठीक है, बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा पहले। नाउ इसे यहीं पे समझ लेते हैं। MUM का मतलब होता है वर्थ ऑफ अ रुपी। वर्थ ऑफ अ रुपी, इसका मतलब ये है कि मेरी नजर में मेरे रुपी की कीमत कितनी है। इसका मतलब ये कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 1 रुपए में 2 यूटिल्स, इसका मतलब ये है कि मैं अपना 1 रुपए भी सिर्फ तभी खर्च करूंगी जब मुझे उसके बदले में कम से कम 2 यूटिल्स मिल रही होंगी। तो मेरी नजर में 1 रुपए की कीमत कितनी है, 2 यूटिल्स। और ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। इंसान जितना गरीब होता है उसके लिए वर्थ ऑफ रुपी उतनी ज्यादा होती है, और इंसान जितना रिच होता है उसके लिए मनी की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर मान लो मैं बहुत पुअर हूँ तो मेरे लिए 1 रुपए में हो सकता है 20 यूटिल्स। अब मैं अपना 1 रुपए भी सिर्फ तभी खर्च करूंगी जब मुझे उसमें से 20 यूटिल्स जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। मतलब अपना 1 रुपए भी बहुत सोच समझ के खर्च करूंगी। लेकिन अगर कोई बहुत रिच है तो हो सकता है उसके लिए 1 रुपए की कीमत सिर्फ 1 यूटिल हो, कि वो अपना 1 रुपए भी सिर्फ तभी खर्च कर लेगा जब उसे सिर्फ 1 यूनिट जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। या इवन वो तभी भी अपना रुपए खर्च कर सकता है जब उसे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कई लोग होते हैं, बहुत रिच पीपल होते हैं, बस पैसे ऐसे बहा देते हैं, मजा आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है, बट पैसे हम फिर भी खर्च कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, हर एक पर्सन के लिए जो मनी की वर्थ है वो अलग अलग होती है। अब इसका कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर मेरी स्टार्टिंग में 1 रुपए की मेरी कीमत 5 यूटिल्स थी,
तो जब तक मैं कंजम्पशन करूंगी, ये मेरे नजर में रुपए की कीमत चेंज नहीं होगी। अगर मैं मनी की वर्थ बहुत ज्यादा करती हूँ, और मेरे नजर में 1 रुपए की कीमत 5 यूटिल्स थी जब मैंने कंजम्पशन शुरू किया था, तो जब तक मैं कंजम्पशन कर रही हूँ, मेरी नजर में मनी की वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए। ओके। अब ये काम क्यों करता है, मतलब ये इसका रोल क्या है हमारी इस अप्रोच में? बिकॉज हमने देखा है कि जो मनी होता है, अगर इंडिया की बात करें, तो मनी एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ रुपीस, और यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन है, उसकी यूनिट क्या है? यूटिल्स। ओके। और हमने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे सेटिस्फेक्शन और रुपीस सेम होते हैं। मतलब 50 रुपए खर्च किया तो मुझे 50 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तो दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों की यूनिट से अलग अलग है, मनी की यूनिट रुपी है, उसकी यूनिट यूटिल्स है, तो दोनों को मैं इक्वेट कैसे कर सकती हूँ? तो दोनों को इक्वेट करने के लिए मुझे दोनों की जो यूनिट्स हैं उसे सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर मनी की यूनिट होती है रुपीस, तो मुझे यूटिलिटी की यूनिट को भी रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसकी यूनिट को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मेरा हेल्प कौन करेगा? MUM। वो हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे, बट ऐसा रहता है, मेरा इसका ये काम रहता है। अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केसेस होते हैं। पहले हम देखेंगे कि एक कमोडिटी की केस पे, अगर मैं सिर्फ पिज्जा की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ पिज्जा के केस में इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा होगा? और दूसरा कंडीशन होगा इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज। मतलब अब सिर्फ पिज्जा नहीं होगा, पिज्जा के साथ बर्गर होगा, या पिज्जा बर्गर और पैटिस हो सकती है। तो ऐसे 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज का इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सिर्फ अभी पहले केस की बात करेंगे, इन केस ऑफ वन कमोडिटी। और इन केस ऑफ वन कमोडिटी में इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा, ये पता लगाया जा सकता है जब आपके पास 3 चीजें गिवन हो। पहला तो अगर ये कमोडिटी पिज्जा है, तो पिज्जा की कीमत कितनी है, कितने का मिल रहा है। दूसरा, पिज्जा को खा के मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, इसकी टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। और तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, तो मेरी नजर में मनी की कीमत कितनी है। अगर मुझे 3 चीजें पता है, तो मैं इक्विलिब्रियम निकाल सकती हूँ। पिज्जा की कीमत, और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, और MUM, मेरी नजर में मनी की वर्थ कितनी है। ओके। ओके, सो बिफोर दिस एग्जाम्पल वी विल टेक अनदर वन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ यूनिट्स गिवन होंगे, और यहाँ पर आपके पास गिवन होगा MUX इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, एंड देन MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो दिस इज यूनिट्स। पहले 1 खाया, फिर 2 खाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, एंड सपोज दिस इज कैंडी, जिसकी प्राइस कितनी चल रही है मार्केट में? 5 रुपए। तो दिस इज अ कैंडी ऑफ ₹5 पर यूनिट, और ये है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यहाँ पे पहले सपोज अगर हमने पहली कैंडी खाई, तो उसमें से हमें सेटिस्फेक्शन मिला 10, देन 8, देन 6, देन 5, देन 2। तो दिस इज MUX इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। नाउ यहाँ पर मान लीजिए कि अगर इस पर्सन का MUM 1 रुपए होता, इसका मतलब एक यूटिल होता है, इसका मतलब उसकी नजर में मनी की वर्थ कितनी है? 1 यूटिल। इसका मतलब वो अपना 1 रुपए कब खर्च करेगा? जब बदले में उसको 1 यूटिल जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, 1 यूटिल जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। तो ये MUM कितना है? 1 यूटिल। अगर 1 रुपए में एक ही यूटिल है, तो इसका मतलब आपको कन्वर्ट करने की अब जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि 10 यूटिल में 10 रुपए ही होंगे, 8 यूटिल में 8 रुपए होंगे, 6 यूटिल में 6 रुपए होंगे, 5 यूटिल में 5 रुपए होंगे, एंड 2 यूटिल में 2 रुपए होंगे। तो इस कंडीशन में आपका जो MUX इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स है, वो MUX इन टर्म्स ऑफ मनी के मतलब अलग नहीं होगा, एक जैसा ही होगा। और MUX इन टर्म्स ऑफ मनी निकालना क्यों पड़ा? क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में चाहिए कि हमने जितना पैसा खर्च किया है, उतना ही हमें सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा हो। और अगर यूटिलिटी और प्राइस को कंपेयर करना है, तो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अब प्राइस का यूनिट रुपीस होता है, यूटिलिटी का यूनिट होता है यूटिल, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसके भी यूनिट को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, रुपीस में निकालते हैं, जिसमें हमारी हेल्प कौन करता है? MUM। तो MUM को से डिवाइड करते जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? MUX इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि MUX इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकलता है। MUX अपॉन MUM करके, तो MUX अपॉन MUM करेंगे, तो हर बार आपको कितना मिलेगा? वही अमाउंट मिलेगा।
इस कंडीशन में आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट रहेगा दिस। एंड वाई दिस? क्योंकि कैंडी पे लगने वाला पैसा भी कितना था? 5 रुपए। तो अगर 5 रुपए हमने खर्च किए हैं तो हमें उसमें से कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए? 5 रुपए जितना सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? 5 रुपीज सेटिस्फेक्शन। नाउ अगेन अगर हम वापस आए अपने एग्जाम्पल पे स्लाइड्स में, तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पर यूनिट्स तो वही 1 2 3 4 5 है। इसमें जो हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो 20 18 16 8 0 -5। लेकिन इस कैंडी का प्राइस है कितना? 4 रुपए। जो भी कमोडिटी आपने ली है उसकी प्राइस कितनी है? 4 रुपए। और यहाँ पर MUM मतलब वर्थ ऑफ अ रुपी 2 यूटिल्स है। इसका मतलब इस कंडीशन में कोई भी कंज्यूमर अपना 1 रुपए कब खर्च करेगा? जब बदले में उसे 2 यूटिल्स इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अभी मुझे क्या करना है? यूटिल्स को कम कन्वर्ट करना है, किसमें? रुपीस में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस MUM। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि MUX यूटिल्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं MUM से तो क्या निकलेगा? MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2। तो ये क्या निकलेगा? 10 9 8 4 0 -2.5। और इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ यूनिट, जहां पे हमारा MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीस भी कितना है? 4 है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सो दिस विल बी अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर MUX भी कितना है? 4 है। एंड वाई? क्योंकि पैसा हमने खर्च किया है 4 रुपए, तो सेटिस्फेक्शन भी कितना मिलना चाहिए? 4। अब ये सेटिस्फेक्शन यूटिल्स में नहीं देखेंगे, सेटिस्फेक्शन इन रुपीस देखेंगे। ओके, चलिए। सो नाउ कर्व कैसे डिटरमाइन होगा? हमें क्या चाहिए कि हमारा जो MUX है इन टर्म्स ऑफ रुपीस वो इक्वल हो जाना चाहिए प्राइस के साथ। और प्राइस कैसा है? कांस्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अगर आप अभी एक दुकान जाएं और एक कैंडी उठाएं जो कि 4 रुपए की है, 2 मिनट के बाद दोबारा आप उसी दुकान जाएं उसी कैंडी को लेने के लिए, तो वो 5 की नहीं हो जाएगी, वो अभी भी कितने की रहेगी? 4 की रहेगी। तो क्योंकि जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा ऐसे हो रहा है, तो जो प्राइसेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर प्राइस यहाँ पे 150 रुपए था, तो आप चाहे पहली यूनिट खाएं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब में वो कितना रहेगा? 150 रुपए ही रहेगा। तो ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट। जबकि MUX क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। तो जहां पे MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज इंटरसेक्ट करेगा प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज को, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ इसको अगर हम वर्ड्स में समझें तो MUX कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि हर एक, जैसे आप ज्यादा कंजम्पशन करते जाएंगे तो हर यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता जाएगा। जो प्राइस है वो क्या दिखा रही है? मार्केट प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, कि इसकी मार्केट में कीमत कितनी है, और ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो अगर ये पहले 4 था तो हमेशा कितना रहेगा? 4। अब यहाँ पर जो MUX में आप पॉइंट्स देख रहे हो ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी है। तो ये यूटिल्स में नहीं है, ये किसमें है? रुपीस में है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? C पॉइंट पे, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट। ओके, तो MUX नीचे क्यों आएगा? DMU की वजह से। प्राइस कांस्टेंट क्यों रहेगा? बिकॉज कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो रहा है। ये जो MUX है वो कौन सा वाला है? रुपीस वाला। और इक्विलिब्रियम जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो तब आप निकालेंगे इक्विलिब्रियम जब आपके पास पूरा शेड्यूल गिवन हो। अगर आपको पूरा शेड्यूल गिवन नहीं है, और इवन अगर आपको बनाना भी नहीं है, अगर आपको शॉर्टकट लेना है, तो शॉर्टकट में आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। और यहाँ पर जहां पे ये सही हो जाएगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का। तो इसमें से अगर आपको पता है कि जो प्राइस है कमोडिटी की वो कौन सी कितनी थी? 4 रुपए। MUM कितना था? 2 यूटिल्स, 1 रुपए में 2 यूटिल्स। तो यहाँ पे आप इजिली निकाल सकते हो कि MUX कितना होना चाहिए यूटिल्स में। तो ये MUX कितना हो जाएगा? 8। तो जहां पे MUX 8 हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। और इसके पहले भी अगर आप देखें तो ये देखिए MUX कितना था? यहाँ पे 8 था। तो अगर आपको बाकी चीजें गिवन हो तो आपको कन्वर्ट करके देखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो आप सिर्फ तब करेंगे जब आपके पास जब आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझाना होगा और आपको शेड्यूल बनाना होगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज
आप अगर ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे बोलूं प्राइस जो है वो 5 रुपए है और MUM कितना है 4 है, तो इस पॉइंट पे MUX कितना होना चाहिए, तो MUX की वैल्यू होनी चाहिए 20 यूटिल्स। तो जहां पे MUX 20 होगा वो पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। ओके ओके। अब यहाँ पे क्या है कि MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM लिखा है, तो भी ठीक है। बट कई जगह आपको अगर हो सकता है आपकी बुक में या फिर आपके एग्जाम में किसी MCQ में ये दे दे MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू PX, तो भी ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा तो भी इक्वेशन वही रहेगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो दे दे MUX इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू PX, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो MUX है वो यूटिल्स वाला है। इसको जैसे ही हम डिवाइड करते हैं MUM से, तो हमें क्या मिलता है MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अगर वो इक्वल हो जाए प्राइस के, तो भी वो पॉइंट क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला दिया हो वो सारे फॉर्मूले करेक्ट हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट है कि ये तो हमने देखा इन टर्म्स ऑफ वन कमोडिटी, इन टर्म्स ऑफ टू कमोडिटीज इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, तो इसे हम अलग से देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ वन कमोडिटी जब हमने देखा तो इक्विलिब्रियम कैसे आया, जहां पे MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM था। अगर मैं बात करूं सेकंड कमोडिटी की, और मान लीजिए अगर ये कमोडिटी X था, तो ये कमोडिटी कौन सी हो जाएगी Y, और Y कमोडिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा MUY अपॉन PY शुड बी इक्वल टू MUM। ठीक है, तो अगर ये X कमोडिटी थी तो MUX शुड बी इक्वल टू PX। X कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिवाइडेड बाय X की प्राइस शुड बी इक्वल टू MUM। तो Y कमोडिटी में क्या हो जाएगा MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM। अगर यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर आप नोटिस करें तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिलता है MUX अपॉन PX should be equal to MUY अपॉन PY should be equal to MUM। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम पे है, अदरवाइज नहीं है। और इसे आप एक्सपांड कर सकते हो फॉर जितने चाहे उतनी कम्युनिटीज के लिए। तो अगर 3 कम्युनिटीज हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUZ अपॉन PZ इक्वल्स टू MUM। और अगर ये 4-5 हो जाएगी तो MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY, MUZ अपॉन PZ, MUA अपॉन PA, BCDE जितना हो चाहे, जितना चाहे आप उतनी बना सकते हैं, पर इतना सब कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ 2 कम्युनिटीज तक ही करना है और आपको पता होना चाहिए आगे कम्युनिटीज कैसे डिराइव होगा। वापस आते हैं अपने स्लाइड पे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा था कि इन केस ऑफ टू कम्युनिटीज, अगर पहली कम्युनिटी X है तो उसका इक्विलिब्रियम MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। अगर कम्युनिटी Y है तो इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट ही होगा, और दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY। अब इस कंडीशन में अगर आप शेड्यूल बनाएं और फिर इसका कर्व बनाएं तो यहाँ पे आपके पास कितनी कम्युनिटीज रहेंगी, 2, MUX और MUY। इस कंडीशन में हम मान के चल रहे हैं कि MUM जो है वो 1 रुपए है या 1 यूटिल है, सॉरी। इसका मतलब इस कंडीशन में आपका 1 रुपए की कीमत कितनी है, 1 यूटिल। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट भी करना हो इन यूटिल्स को इन रुपीज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय MUM। और अगेन जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा, तो करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 मतलब सेम रहेगा। ओके। अब इस कंडीशन में आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर दोनों की प्राइस भी कितनी दी हुई है 1, और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM। अब MUX यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं, MUY की डिफरेंट वैल्यूज हैं, बट PX कितना है 1, PY भी कितना है 1, ऊपर दिया हुआ है प्राइस इक्वल्स टू 1, तो प्राइस भी कितनी है 1, और MUY भी कितना है 1, और ये MUM भी कितना है 1। तो इस कंडीशन में अगर तीनों नीचे 1 ही है तो आपको किसको इक्वल करना है, सिर्फ MUX को और MUY को। और MUX और MUY कहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये एक नंबर दोनों में सेम है और वो है 10। 10 इधर भी है और 10 इधर भी है,
हाँ सेम लाइन में नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, बट 10 10 दोनों में कॉमन है। तो हम इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा बताएंगे, फोर्थ यूनिट ऑफ एक्स एंड सिक्स्थ यूनिट ऑफ वाई। तो जब अगर ये एक्स कम्युनिटी अगर पिज्जा है, वाई कम्युनिटी अगर बर्गर है, तो जब कंज्यूमर 4 पिज्जा और 6 बर्गर खा लेगा तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा फ्रॉम देयर इनकम। ओके, इस कंडीशन में। नाउ अगर आपके पास, इस ग्राफ को पहले देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर नॉर्मली इक्विलिब्रियम था तो कंडीशन क्या थी कि आपकी प्राइस इक्वल होनी चाहिए आपके एम यू एक्स के। तो हमने कर्व बनाया था, ये प्राइस का कर्व था, ये एम यू एक्स था और ये पॉइंट था इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एम यू एक्स और एम यू वाई इक्वल होना चाहिए। और जब एम यू एक्स और एम यू वाई को आप एक साथ दिखाएंगे तो यहाँ पे दो कर्व्स बनेंगे, एक कर्व ऐसा रहेगा और एक कर्व अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब अगर आप इसको y एक्सिस मानो, इसको x एक्सिस मानो और यहाँ पे कर्व बनाए तो ये कुछ ऐसा रहेगा एमयू का कर्व। और अगर आप इसे x एक्सिस मानो, इसे y मानो और यहाँ पर से अगर हम शुरू करें तो एमयू का कर्व ऐसा बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर लेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का। ओके, तो इन केस ऑफ टू कम्युनिटीज ऐसा बनेगा। और टू कम्युनिटीज के केस में अगर हम इक्विलिब्रियम देखते हैं तो उसका हम इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, जनरली हम उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगेन अगर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा टफ लग सकती है लैंग्वेज, तो हम इसे पहले नॉर्मली रीड करेंगे और फिर हम समझेंगे ये क्या कहना चाहता है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी states that the consumer strikes its equilibrium when the last rupee spent by him gives him equal marginal utility whether he spent it on X or Y। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि इस कंडीशन में अगर वो दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम तब आएगा जब वो उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना उससे पहले वाली कमोडिटी से मिल रहा था बाय स्पेंडिंग हर या हिज लास्ट रुपी। तो अगर मानो पहले उसने एक बर्गर खरीदा या पिज्जा खरीदा 17 मिला, फिर एक बर्गर खरीदा 26 मिला, फिर उसने एक पिज्जा खरीदा 15 यूटिलिटी में आई, फिर उसने एक बर्गर खाया 23 खाई, ऐसे करके वो चलता जाएगा। और उसने मान लो 10 ये खाया, उसके बाद फिर उसने ये कंज्यूम किया। तो जैसे ही उसने ये बर्गर कंज्यूम किया और उसमें से उसे एग्जैक्टली उतना सेटिस्फेक्शन मिला जितना उसे पहले मिल चुका है फ्रॉम अनदर कम्युनिटी, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का हो जाएगा। तो पहले 1 रुपया यहाँ खर्च किया, फिर यहाँ खर्च किया, फिर यहाँ खर्च किया, ऐसे करके अपना लास्ट रुपये वो जहां पर भी खर्च करेगा और वो पैसे खर्च करने के बाद उसे एग्जैक्टली उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना पहले उसे दूसरी कम्युनिटी से मिल चुका है। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहां पर वो अपना पैसा, जो अपना आखिरी जहां पर भी उसने पैसा खर्च किया वो उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा जितना उसने पहले वाली कम्युनिटी ने दिया था। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ यहाँ पे जनरली अगर आपसे पूछना चाहे तो वो आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, जैसे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज 5, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज 10, जो मार्जिनल यूटिलिटी है फ्रॉम एक्स कमोडिटी इज 50, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी इज 100 और एम भी यहाँ पे कितना है, 10। तो आप बताओ कि क्या ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे दो कमोडिटीज है एक्स और वाई, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एम यू एम। एम यू एक्स कितना हो जाएगा 50, पी एक्स कितना है 5, एम यू वाई कितना है 100, पी वाई कितना है 10 और एम यू एम कितना दिया हुआ है 10। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये एग्जैक्टली कितना आएगा, 10 10 10। तो अगर ये हर जगह पे 10 आ रहा है तो यस ये इक्विलिब्रियम पे है। और अगर ये 10 के इक्वल नहीं आ रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 नहीं दिया होता, यहाँ पे दिया होता 100, तो ये एम यू एक्स की जगह क्या हो जाता 100। और अगर ये 100 होता तो ये कितना हो जाता 20। नाउ 20 इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये मतलब तीनों इक्वल नहीं है, भले दो आपस में इक्वल है पर तीनों नहीं है, तो इस केस में ये इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा। ओके, आपसे एक और क्वेश्चन कर सकता है कि फॉर एग्जांपल एक लड़की को आइसक्रीम बहुत पसंद है और आइसक्रीम की जो रुपी है मार्केट में जो वैल्यू है वो 20 रुपए है, 20 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है
और उसकी नजर में MUM कितना है, 5 है। 5 यूनिट्स का मतलब क्या है कि वो अपना 1 रुपए कब खर्च करेगा, जब उसे उसके बदले में 5 यूनिट्स जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो नाउ आप ये बताओ कि क्या उसे और कंजम्पशन करना चाहिए या रुक जाना चाहिए, या फिर उसे कंजम्पशन कब तक करना चाहिए, ये आप उसे बताना है। कंजम्पशन कब तक करने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि हर बार कंजम्पशन कब तक रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। तो अगर वो पूछ रहा है कब तक कंजम्पशन करे, मतलब वो आपसे इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में जानना चाहता है। यहाँ पर आप देखो सिर्फ आइसक्रीम की बात हो रही है, सिर्फ एक ही कमोडिटी है, दो कमोडिटीज नहीं है, दो की प्राइस भी नहीं है। तो यहाँ पर एक कमोडिटी में इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, MUX/PX शुड बी इक्वल टू MUM। और MUX कितना है यहाँ पर पता नहीं, पर PX कितना है 20 और MUM कितना है 5। तो इस केस में उसका MUX कितना होना चाहिए, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 100। तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि अगर तो उसे 100 यूटिल्स जितना सेटिस्फेक्शन मिल गया है तो उसे अपना कंजम्पशन रोक देना चाहिए। लेकिन अब अभी अगर उसे 100 यूटिल्स जितना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, उससे कम मिला है, तो उसे और कंजम्पशन करना चाहिए टिल 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स बना सकते। नाउ यहाँ पर एक आध चीजें कुछ एक्स्ट्रा भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर वो आपसे पूछे कि क्या हो इन वन कम्युनिटी, इन केस ऑफ वन कम्युनिटी, अगर MUX इज मोर देन MUX/PX इज मोर देन MUM। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपको ये दिखे कि MUX ज्यादा है, MU अगर ज्यादा है, तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, मतलब इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अभी भी ज्यादा है। तो अगर इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि उस पर्सन को ज्यादा कंजम्पशन करना चाहिए, उसे एक्स कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ताकि क्या हो, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाए। बिकॉज वी नो कि जिस कम्युनिटी का कंजम्पशन बढ़ा दिया जाता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम क्या कहेंगे कि इसको इसका कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए, तो क्या होगा, जो MU है वो डिक्रीज होता जाएगा। और MU अगर डिक्रीज होता जाएगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये इक्वल हो जाएगा MUM के और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर आप ऐसे हाथ से समझें तो अगर MUX अगर ज्यादा है, MUM अगर कम है, तो क्या करना चाहिए, तो ये करना चाहिए कि इसका कंजम्पशन बढ़ाते जाओ। तो इसकी कंजम्पशन जैसे ही बढ़ेगा तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, और एक कम होते होते एक बार पॉइंट पर ऐसा आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का। ओके, नाउ इसका रिवर्स अगर वो आपसे ये पूछे इन केस ऑफ वन कमोडिटी, क्या हो अगर MUX/PX इज लेस देन MUM। तो आप ये देखो कि MUX का मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन, और अगर उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, कम हो गया है, तो द पर्सन शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एक्स। तो कंजम्पशन को कम कर देना चाहिए। तो अगर इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बहुत कम है, MUM ज्यादा है, तो क्या करे, इसका कंजम्पशन कम कर दे। तो अगर इसका कंजम्पशन कम करेगा तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। पर अगर कंजम्पशन कम कर दिया तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और ये बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे MUM के इक्वल हो जाएगा, और वो पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम का। ओके, नाउ इन केस ऑफ टू कम्युनिटीज अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट हैपेंस इफ MUX/PX इज मोर देन MUY/PY, तो क्या करना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि एक्स कम्युनिटी का जो यूटिलिटी है या सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है, तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। एक्स का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर वो आपसे पूछे कि क्या करें अगर MUX/PX इज लेस देन MUY/PY, तो अब यहाँ पे किससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, Y से। तो अब Y का कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए ताकि इसका सेटिस्फेक्शन कम होते होते इसके इक्वल हो जाए। तो हर एक चीज में अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर MUX ज्यादा है तो X का कंजम्पशन बढ़ेगा, MUY ज्यादा है तो Y का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अगर उसका से मिलने वाला यूटिलिटी ज्यादा है तो उसका कंजम्पशन बढ़ा दो, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ओके, नाउ लास्ट इसमें हम देखेंगे कि क्या फर्क है इन केस ऑफ वन कम्युनिटी एंड इन केस ऑफ टू कम्युनिटीज। तो पहला तो क्या फर्क है, इनके फॉर्मूले का ही फर्क है कि MUX/PX इक्वल्स टू MUM, ये वन कम्युनिटी में होता है। MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY इक्वल्स टू MUM,
ये किसका फॉर्मूला होता है, ये टू कम्युनिटीज का होता है। देन अगेन बस इतना ही प्रॉब्लम, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि वर्थ ऑफ अ रुपी शुड बी इक्वल टू द डिवीजन या फिर रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। इसके अलावा जो दूसरा है वो दोनों में सेम है। एम जो है वो वन कम्युनिटी में भी कांस्टेंट रहता है और टू कम्युनिटीज में भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर भी काम करती है और यहाँ पर भी काम करती रहेगी। ओके, चलो लास्ट, अब ये जो हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ी जो कि किसकी थी, मार्शल की थी, पूरा चैप्टर इसको डेडिकेटेड था। इस यूटिलिटी एनालिसिस में, मतलब कार्डिनल अप्रोच में, कार्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम होता है यूटिलिटी एनालिसिस। तो इस यूटिलिटी एनालिसिस में आपको क्या पता चला, तो इसमें हमें ये पता चला कि इसके दो लिमिटेशंस हैं। दो लिमिटेशंस होने का मतलब क्या है कि इसकी दो कमियां हैं। और वो कमियां क्या हैं कि पहली बात तो ये है, अच्छा पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमने क्या मान के चले चले थे कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर्स में या फिर नंबर्स में मेजर की जा सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी किसी भी की भी यूटिलिटी को या सेटिस्फेक्शन को आप नंबर में बता ही नहीं सकते। और दूसरा, इसमें रैंकिंग की बात नहीं की गई थी, जबकि रैंकिंग पॉसिबल है। तो इसने बोला था कि जो चीजें हैं या सेटिस्फेक्शन है उसे हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, जो कि गलत है। हम क्या कर सकते हैं, उसकी रैंक दे सकते हैं। तो ये इसकी वजह से ये वाला जो अप्रोच था उसे गलत करके हिक्स का नया अप्रोच आया था, और उस अप्रोच का नाम क्या था, ऑर्डिनल अप्रोच। और वो ज्यादा सक्सेसफुल था, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यही तक था हमारा थर्ड चैप्टर। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इवन अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो या कुछ कंप्लेंट्स हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।